गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के माथे का एक ऐसा झूमर है जिसमें बेशुमार कीमती हीरे जड़े हैं। मकामात की खूबसूरती तो एक तरफ, इनकी जानिब जाने वाले रास्ते भी ऐसे हसीन हैं कि जन्नत का गुमा होने लगता है। वादी फंदर पाकिस्तान की अनगिनत शाहकार वादियों में से एक है। वादी फंदर का लाजवाल हुस्न न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद को हर साल अपनी तरफ खींच लाता है। वादी तो वादी, गिलगित से वादी को जाने वाला रास्ता भी कुदरती नज़ारों में अपनी मिसाल आप है। रास्ते में आने वाली दिलकश झीलें आपको बार बार रुकने पर मजबूर कर देती हैं। पहाड़ों के दामन से बहता दरिया और इसके शोर से पैदा होने वाली मध्यम सरगम पूरे माहौल को तिलिस्माती बना देती है। खुदा की नेमतों के संगम में इंसान की लगाई फसलें मंजर को चार चांद लगा देती हैं। ग्रिपोन ट्रिप आज सफ़र कर रहा है इसी तिलिस्माती वादी का। सुबह बाइक का काम कराना था जो मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे का था, लेकिन काफ़ी चीज़ें एट द स्पॉट पता चलीं कि इनको भी ठीक करा लेना बेहतर है, क्योंकि अब गिलगित के बाद बड़ा शहर का कोच या चित्राल ही आएगा। इसलिए हमें सारे काम कराने पड़े जिसमें 3 घंटे लगे। लेकिन हमारा ये सफ़र 7 से 8 घंटे में होगा, क्योंकि वीडियो बनाने, ड्रोन शॉट्स लेने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है और हम वैसे भी 2 घंटे लेट हैं। इसलिए अब डायरेक्ट गिलगित से फंदर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा जहां भी मगरिब की अजान होगी वहीं किसी करीबी शहर में रात रुक जाएंगे। गिलगित शहर से निकलने के 20 मिनट बाद पहला स्टॉप आ गया, जहां सड़क पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था। पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में ये मामूल की बात है, इसलिए जब आप अपना ट्रैवल प्लान करें तो इस बात को जहन में रखें, कभी भी गूगल मैप के ऊपर 100% डिपेंड ना करें। इस सफ़र में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलेगी, सड़क पर जब कोई गांव आएगा तो फसलें, हरियाली, दरख्त, आबशारें आना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही गाँव की हदूद ख़त्म होंगी तो साथ ही नहायत खुश्क और गैर आबाद सा एरिया शुरू हो जाएगा, और ऐसा आपको गिलगित से चित्राल पूरे रास्ते में नज़र आएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद गांव आबाद ही इसी जगह किए जाते हों जहां थोड़ी फ्लैट लैंड हो। अभी तक का जो हमने ट्रैवल किया है उसमें कोच यहाँ से रह गया तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और ये पहला ब्रिज आया है। और अब आपको मस्तूज बूनी तक इस तरह के काफ़ी ब्रिज नज़र आएंगे। ये ब्रिज करदू में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और लैंडस्केप उसी तरह का फील हो रहा है जैसे खुमश वाटरफॉल का होता है कि एक तरफ कटिंग वाले पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग हुई है जिनकी, और राइट साइड पे दरिया चल रहा है, और उसी तरह के सामने ब्रिज आ रहा है। और इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात हम थोड़ी सी फुटेज बना के गाकोश पहुँचने की जल्दी करते हैं। दो 2019 के बाद अभी सड़क पर आया हूँ और फंडर वैली जाने के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव की लिस्ट बनाई जाए
तो गुत्तमसर, अरंकेल, मिनीमर, तौबट बाला जैसे विलेजेस में फंडर का गांव भी शामिल होगा। बल्कि लैंडस्केप डाइवर्सिटी की बात करें तो फंडर बहुत ही मुनफरिद गांव है। इस बात का अंदाज़ा आपको अगली एपिसोड में होगा जो कि मैं फंडर विलेज पर बना रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे पास 4:30 बजे का टाइम है और 6:30 बजे तक हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। 2 घंटे में देखते हैं हम और कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये है कि हम गोपी से थोड़ा आगे चले जाएं आज के दिन। गिलगित से फंडर के दरमियान गाह कोच एक बड़ा शहर है। आप गिलगित से लोकल गाड़ी पर भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से अशकमन वैली, दरकोट जैसे खूबसूरत इलाकों के रास्ते निकलते हैं। इसके अलावा सुना है कि क्रम्बर झील का एक रास्ता भी यहाँ से निकलता है। अभी मेरा प्लान चित्राल जाने का है। इंशाल्लाह इस एरिया को अगले साल एक्सप्लोर करने आएंगे। गाह कोच 10 किलोमीटर दूर रह गया है। जैसे मैं आपको बताया था कि गांव जैसे ही आता है और ग्रीनरी आ जाती है और जैसे गांव ख़त्म होता है तो एकदम से बैरन लैंड आ जाती है। ये मेरे पीछे हम नाला देखें, ये दरिया में ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैंने रोका था। अभी हम इंशाल्लाह हम लोग 12 से 15 मिनट में गाह कोच पहुँच रहे हैं। गाकोच शहर को बाईपास रोड भी दिया गया है जो दरिया के दूसरी जानिब है। यहाँ से दरिया का पार्ट बहुत बड़ा है और यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जो दरिया के किनारे बनाए गए हैं। अभी दरिया का रंग गदला है क्योंकि फंडर तक जाने में इसमें बहुत से बरसाती नाले ऐड हो रहे हैं, लेकिन गुपित से पहले तक पानी का रंग बदल जाएगा। सड़क की हालत अभी तक तो अच्छी है, लेकिन सुना है कि गुपित से फंडर वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। अब आगे हमारे पास 2 घंटे का टाइम है तकरीबन ट्रैवल करने का, क्योंकि मैक्सिमम 8 बजे तक हम इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और फिर अपने एपिसोड को हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, कल मॉर्निंग से जब हम सिंदूर पहुँचेंगे या फंदर पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हमें बड़े दिनों बाद अच्छा कमरा मिला, प्रॉपर बेड, और सर्दी भी थी तो हमने अच्छी नींद ली है। मैंने तो 3-4 दिन बाद सही तरह से सोया हूँ। 4-5 घंटे सो रहे थे और वो भी टुकड़ों में। गर्म पानी भी मिल गया। खलती में हम पहुँचे थे रात और अभी हम अपना खलती वाला जो सफ़र है उसको जारी रखेंगे। हमने आज फंदर पहुँचना है। गिलगित से फंदर वाला मैं आपको दिखा रहा था एपिसोड, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कितनी चीज़ें चार्ज होने वाली हैं और मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ड्रोन की और बैटरियों की, गोप्रो की। तो ये सारा हमने अपना जो ऑपरेटर है सबको चार्ज किया है रात साई लगा के। रात हो गई थी हमें खलती में तो हमने ट्रैवल नहीं किया। अभी हम चलेंगे नाश्ता करके फंदर लेक। ये खलती लेक है। बारिश की वजह से इसका रंग इस वक्त बदला हुआ है, वैसे इसके पानी का रंग फिरोज़ी होता है। हम लोग गोपी से थोड़ा आगे खलती में आके रुके थे ताकि मैक्सिमम सफ़र कर लें। गुपित और खलती में 4-5 किलोमीटर का ही फ़र्क है। गुपित में आपको पेट्रोल पंप, एटीएम और काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं। खलती गांव के ख़त्म होते ही सड़क भी ख़राब हो गई। वैसे दरिया का बहाव आज काफ़ी ज़्यादा है और ये सड़क के बिल्कुल साथ होके बह रहा है और कभी कभी ये सड़क पे भी आ जाता है।
कंस्ट्रक्शन वर्क का अब सबसे ज़्यादा हिस्सा इस पार्ट में हो रहा है और मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि कई दफ़ा रुकना पड़ सकता है। सफ़र के तकरीबन आधे घंटे बाद पहला सीनिक व्यू मिला तो ब्रेक लगाई। ये मंजर वाकई ही बहुत खूबसूरत था, इसलिए हम ड्रोन शॉट्स भी बनाएंगे। नौ किलोमीटर हमने सफ़र किया है और सीन आप देख ही रहे हैं, क्या खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। सेगमेंटेशन की गई है, शेल्फ्स बनी हुई है, उसमें गंदम लगी हुई है, चारा लगा हुआ है। और मैंने ड्रोन थोड़ा सा पंगा कर गया और मैंने वहाँ पे मोबाइल से, कैमरों से, हर जगह से ले लिया वीडियो। ये पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहता। दोबारा से सफ़र शुरू किया और गूगल मैप से चेक किया तो पता चला अभी 40 किलोमीटर का सफ़र रहता है। ऐसी वाटर क्रॉसिंग अक्सर बूट गीले कर जाती है। सड़क को काफ़ी ज़्यादा खुला किया जा रहा है और मेरा ये मानना है अगर गिलगित चित्राल तक ये सड़क बना दी जाए तो लोग हुंजा स्कर्दू भूल जाएंगे। उन्नीस 20 किलोमीटर रह गया और ससोस लेक आई है और काफ़ी रफ पैचेस हम गुजार के आए हैं पीछे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी थे साथ साथ। मैं तो आपको कहूँगा कि जितने खूबसूरत ये गांव है ना, ये तो स्कर्दू हुंजा के गांव को भी छोड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कमर्शलिज्म नहीं है। और अभी यहाँ पे खुबानियाँ खा रहे हैं, वो देखें पीछे मुफ्ताल आ रहा है, ओए वो देखें। तो खुबानियाँ लदी पड़ी हैं, झील के किनारे थोड़ी देर बैठते हैं, आपको ये झील दिखाता हूँ। वैसे इस रीजन में जितना भी दरिया जहाँ पे जाके काम होता है, वैली थोड़ी ओपन होती है, उसको झील कह दिया जाता है। वानियाँ यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मना नहीं किया जाता और हम तो वैसे भी पूछ के खा रहे हैं, लेकिन ये है कि शाखें ना तोड़ें। सोशल मीडिया पे आपने लास्ट टाइम देखा था, वो एक भाई ने पूरा टहनी तोड़ी हुई थी, उससे इनका नुकसान होता है। अभी इनको फिर भी धो लेते हैं तो और भी 3-4 तोड़ते हैं। मेरा ख्याल था कच्ची होंगी और खट्टी होंगी, लेकिन बहुत ही मजे की है माशाल्लाह, मीठी है। वही वाटो शुरू मापी सगा फिर जवा फा चल लगा हर वक्त नौगीर दरा लहरा दराया जा बिही तीर खनामा का फरा कीरो जगर चीर नमन्ना मोहम्मदी दीना बला दीर जिहाना सट गया मौत तकदीर गरीबो बादशाह का मिले पीर उठो मौता खदेगा उनका दीर मोहम्मद मुस्तफा भी मैं दमागीर मोहम्मद थई सारा राजी खुदाए मोहम्मद उम्मती रहनुमाए मोहम्मद रहमत को मेरे दुआए सोसोस लेक पर प्लान से 1 घंटा ज़्यादा गुजार लिया। ये जगह वाकई बड़ी पुरसुकून थी। अभी सड़क का सबसे ख़राब हिस्सा आया है, जिसे क्रॉस करने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये था भी इस कदर ख़राब कि मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका।
चित्राल की तरफ से आने वाले बाइकर्स ने बताया कि सैलाब की वजह से पुल भी टूट गया है, जो कि एक बुरी खबर थी। खैर अल्लाह का नाम लेकर निकले। मैंने चित्राल 3 दिन बाद जाना है और जहाँ भी बाइक पर रहा हूँ तो उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। ये चश्मे इस सफ़र की खूबसूरती हैं जो हर 5-10 मिनट बाद सड़क से गुजरते हुए दरिया में शामिल होते हैं। सड़क पर जो भी झील आती है इसका नाम करीबी गांव के नाम पर ही होता है, जैसे गोपिस लेक, कल्ती लेक, ससोस लेक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऊंचाई में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अब हमने अगले 10 किलोमीटर में 3000 फुट से ज़्यादा बुलंदी हासिल करनी है और लैंडस्केप भी बदलता जा रहा है। ये जो हमने पानी का चश्मा क्रॉस किया है, यहाँ पे बादशाह साहब ने तो बूट उतार दिए थे, मैं निकल गया था और मेरी बाइक क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है, बाद में चांस नहीं लिया। ये भी सारे रास्ते बहुत तंग करते हैं। जब आपके पाँव गीले हो जाए ना, फिर सारा दिन के बाद शाम को जूते उतारते हो तो वो कट लगे होते हैं, बड़े दर्द। हाँ, रिस्क नहीं लेना। और अब दरिया का रंग आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोपिस के बाद इसका रंग बदल जाएगा। अंदर जाने के लिए जो 6 किलोमीटर रह गए हैं, दरिया का जो पानी रंग है वो भी बदल गया है और दिमाग भी बदल गया है। अंदर आने से 6-7 किलोमीटर पहले आपको ऐसे कई नज़ारे दिखाई देते हैं जिसमें प्याला नुमा वादी में गांव नज़र आते हैं। पंदर का गांव सच में एक जन्नत अर्जी है। जा बजा चश्मे, बादलों में लिपटे बुलंदो बाला पहाड़, सब्ज़े से भरे खेत खलियान, साफ़ और क्लियर स्काईलाइन। यहाँ हबीब बैंक की एक ब्रांच भी मौजूद है और ये गांव काफ़ी बड़ा है क्योंकि तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद भी इसकी हदूद ख़त्म नहीं हुई। रात तेज़ बारिश होती रही है और अब मौसम साफ़ होता जा रहा है। अभी हम पूरी तरह फंदर गांव से निकले नहीं थे कि एक नज़ारे ने ब्रेक लगवा दी। सड़क जितनी भी ठीक मिल जाए बोनस ही है, क्योंकि फंदर से शिंदूर का ये सफ़र बहुत ही ख़राब है।
गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इन टेंट्स का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। वैसे ये टेंट्स होते माहौल दोस्त हैं। फनर गांव से थोड़ा आगे निकले तो सड़क के साथ एक खूबसूरत मैदान आ गया और दरिया काफ़ी दूर चला गया। इस मैदान में कहीं मवेशी चर रहे हैं तो कहीं दरिया से निकलकर पानी जमा है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत मंजर है। इस गांव के आखिर में सड़क पर काफ़ी दरख्त कटे नज़र आए, जिसे देखकर बहुत मायूसी हुई और टेंशन भी। हम लोग दरख्तों के मामले में बहुत इंसेंसिटिव हैं। तरक्याती मंसूबे के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा गया है। टीरू के बाद अब चढ़ाई शुरू हो गई है और अब अगला गांव हंड्रप का आएगा। ये रास्ता अब आपको एक मुकम्मल दर्रे की फील देता है, क्योंकि दूर तक आपको पहाड़ पर एक पगडंडी सी नज़र आती है। गुलागमुली के बाद अगला गांव हंड्रप आया है। नहायत ही खूबसूरत गांव है और हंड्रप नाम से एक झील भी है और ज़्यादातर जो इसका एक्सेस है वो स्वात रीजन से होता है। वहाँ से आपको मेरा ख्याल है 8 घंटे और 1 दिन का ट्रैक करना पड़ता है। बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन उससे खूबसूरत तो मुझे इसका विलेज लग रहा है। आप देखें कैसे वैली ओपन है, खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ से 32 किलोमीटर रह गया है जी शिंदूर। हंड्रप गांव का मंजर एक यादगार बनकर दिमाग में महफूज हो गया है। मीलों दूर तक मैदान फैला है, जिसमें कहीं चश्मे बह रहे हैं तो कहीं खेत और कहीं घर। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ से ये सब नज़ारे एक ही मंजर में नज़र आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हंड्रप के बाद चढ़ाई ख़त्म हुई तो फ्लैट लैंड आ गई और सड़क की दोनों जानिब की जगह एक दफ़ा फिर से फसलों ने ले ली। गांव में बच्चे खेलते नज़र आए तो इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा। पहाड़ी इलाकों के बच्चे एक्सप्रेशन बहुत मुतासिर करने वाले होते हैं। बुनियादी तौर पर ये शर्मीले होते हैं और इनकी मुतजस्सिस नज़रें आपको बहुत कुछ कहना चाह रही होती हैं। आप कभी इन इलाकों का सफ़र करें तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा। 18 किलोमीटर दूर है जी यहाँ से शिंदूर टॉप, और काफ़ी ज़्यादा एक चढ़ाई आई थी, वो चढ़ के हम ऊपर आए हैं। आगे कोई 1-1.5 किलोमीटर तक तो फ्लैट लैंड नज़र आ रहा है और यहाँ पे बच्चे बगैर घोड़ों के पोलो खेल रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा है और आगे उन्होंने बड़ा हंस के जवाब दिया कि घोड़े हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास हॉकियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं। और दरिया में शामिल होने वाले नाले अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग चढ़ाई की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बरसात की हमने पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस की है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है और उनका कहना है कि अब अगले 22-23 किलोमीटर शिंदूर तक आपको कोई गांव नहीं मिलेगा, बस एक लंगर का एक छोटा सा आएगा, 2-4 वहाँ पे घर होंगे जहाँ से खोकस झील का ट्रैक निकलता है। बरसट का गांव रीजन का आखिरी गांव है जहां चेक पोस्ट पर आखिरी एंट्री की जाती है। अब इस गांव के बाद अगले तकरीबन 35 किलोमीटर तक आबादी नहीं आएगी।
इस गांव से थोड़ा आगे जाएं तो एक ब्रिज आता है और हमें इस ब्रिज से लेफ़्ट होना है। अब हम लोग शिंदूर नेशनल पार्क में एंटर हो गए हैं, जो अब शिंदूर की चढ़ाइयों तक हमारे साथ ही रहेगा। ये बहुत बड़ा एरिया है। इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं सब अपने मवेशी चराने इधर ही लाते हैं। ये इस सफ़र का बहुत ही शानदार हिस्सा है। मुझे तो ये एक मिनी देवसाई की फील दे रहा है। अंदर की तरफ से छिंदूर जाने में सबसे ज़्यादा चढ़ाई इस वाटर क्रॉसिंग के बाद की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा लंबी नहीं, वो मुश्किल 2 किलोमीटर के करीब है। रास्ते में एक वाटर क्रॉसिंग काफ़ी गहरी थी, तो बाज़ ने अपने बूट उतारे हैं और अब वो सामने बैठ के दोबारा बूट पहन रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया था, थोड़ा सा बस 10% गीला हुआ। मेरी बाइक थोड़ी ऊंची है, तो अब ये लोग बूट पहन रहे हैं। शुक्र है कि जो लैंड है वो फ्लैट हो गई है। अभी हमारा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र रह गया और आई एम प्रेइंग के चढ़ाइयाँ अब ना आए ज़्यादा। अंदर की तरफ से छिंदूर जाने में सबसे ज़्यादा चढ़ाई इस वाटर क्रॉसिंग के बाद की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा लंबी नहीं, वो मुश्किल 2 किलोमीटर के करीब है, क्योंकि इसके बाद आप एक खुले मैदान में दाखिल हो जाते हैं। ये मैदान कभी रेतला हो जाता है और कभी मिट्टी आ जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़मीन थोड़ी सख्त है, वरना बाइक का चलना यहाँ मुश्किल हो सकता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12,400 पे पहुंच गए हैं और हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट ये है। शिंदूर पोलो ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं और 8 और 9 जुलाई को था मेरा ख्याल है ये फेस्टिवल। और यहाँ पे वैली बिल्कुल फ्लैट होके ओपन हुई है, पहाड़ दोनों राइट लेफ्ट वाले दूर चले गए हैं। तकरीबन 3 घंटे में हम पहुंचे हैं यहाँ पे और एंटर होने से पहले हमारी एंट्री करवाई है हमने अपने NIC पे। और चिक्कड़ से वाटर क्रॉसिंग कर करके देखें बूटों का क्या हाल हो गया। जो राइट लेफ्ट पहाड़ है क्या ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें गाड़ी अकेली ही गाड़ी आ रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। शिंदूर पोलो ग्राउंड और शिंदूर लेक एक दूसरे के करीब ही वाक़या हैं। आप पोलो ग्राउंड से पैदल भी लेक तक जा सकते हैं। देखें जब से ये जानवर है यहाँ पे कोई गंद नहीं है। गंद हम लोग ही डालते हैं, इंसान ही डालते हैं गंद। झील के करीब होते हैं ना तो वो दलदली बन जाती है और आपके पैर बीच में धंस जाते हैं। मैंने इसलिए शुरू में एक चांस लिया था, फिर मैंने गाय को देखा, गाय के भी पैर जो थे ना वो अंदर जा रहे थे। मैं कहा इसके पास तो बूट नहीं है, तो मेरे को तो है ना, तो मेरे को एक ही ने,
तो मैं फिर अब झील के पानी में जो है वो मुंह धोने नहीं जा रहा। जो पोलो ग्राउंड है उसको क्रॉस किया है तो आधा किलोमीटर बाद यहाँ से इसका पानी शुरू हो गया है। कल मैं देखता रहा वहाँ पे फल ढूंढता रहा फंडर में, तो मुझे वहाँ पे फल नहीं मिले। तो पूछने पे पता चला कि यहाँ पे लोग यहाँ तो अपने मुकामी फल खाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो अफोर्ड ही नहीं करती, इस वजह से यहाँ पे फल लाना नहीं, दुकानदार लेके नहीं आते, बिकता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो ये लोग बड़े ही कम वसाइल में गुजारा कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ लाजमी ताउन कर लिया करें, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो कहने की बात यह है कि ये बेचारे अपने आलू उगा लिए और गंदम उगा ली, उसी को खा लिया और उसी को पी लिया, उसी से गुजारा करते हैं, कुछ जानवर रख के। तो बड़ी सादा और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पब्लिक के साथ कुछ जो चैरिटी वगैरह आप शहरों में करते हैं वो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। चेक पोस्ट से पहले कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको स्नैक्स, पानी, जूस वगैरह मिल जाता है और खाना भी वो आपको पका देंगे। यहाँ पे रात रुकने वाला सीन नहीं है। और अगर आप फंडर की तरफ से आते हैं तो लास्ट जो आपको मिलता है ना होटल, वो टेरू में मिलता है या बरसात में मिलता है। बरसात में इसलिए मिलता है कि वहाँ से लंगर जो है ना खोकुश झील की तरफ लोग जाते हैं, तो वहाँ पे रात रुकने का सिलसिला बन जाता है।